चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज हमें रिवाइज करना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो थोड़ा क्लास 9th का भी रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था, कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, किसने उसका डिस्कवरी किया था, जे थॉमसन बाय हिज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जहां पे उन्होंने कैथोड रेज को ऑब्जर्व किया था विच वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना। और उन रेज में उन्होंने पाए थे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिनको उन्होंने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनका चार्ज आपका कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, फिर गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था बाय डिस्कवरिंग एनोड रेज इन द सेम एक्सपेरिमेंट जस्ट बाय टेकिंग अ परफोरेटेड कैथोड। कैथोड को उन्होंने ऐसे पूरा कंप्लीट ना लेकर के कैसे लिया था, ऐसा परफोरेशंस के साथ, ताकि रेज निकल करके जब ग्लास से टकराएं, और ग्लास में उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट मटेरियल लगाया था जिससे वहां पे स्ट्राइक होने के बाद दिख रही थी कि रेज कुछ वहां से भी आ रही है, एनोड से भी। तो उनको नाम किया था एनोड रेज, या एक और नाम क्या था इनका, कैनाल रेज। और इन कैनाल रेज में पाए गए थे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिनको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन्स, जिनका चार्ज प्लस इतना ही होगा। ठीक है, और थर्ड जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, है ना। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन क्योंकि मास का डिफरेंसेस आ रहा था, है ना। सिर्फ ये तो इसके बाद ये डिस्कवर होना तो वाजिब सी बात है कि अगर एक एटम न्यूट्रल होता है तो अगर उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव होना चाहिए जो उसको न्यूट्रल कर रहा है। बट इसका डिस्कवरी क्यों हुआ, बिकॉज मासेस में डिफरेंसेस आ रहे थे, क्योंकि हम एक ऐसा पार्टिकल छोड़ रहे थे जिसका मास सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए लेटर ऑन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, और इसका चार्ज था न्यूट्रल, बट मास इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास के बराबर था। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, बट इनके मासेस है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस। ठीक है, भले वो भी छोटा ही है बट इनके कंपैरिजन में तो एटलीस्ट मास में ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या ले लेते हैं, नेग्लिजिबल। इसलिए एटॉमिक मास के समय हम क्या लेते हैं, सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दे आर इक्वल इन नंबर, तभी एटम्स आर न्यूट्रल। एटम्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स आने लगे थे। थॉमसन ने अपना स्ट्रक्चर दिया था, दैट वाज वाटरमेलन मॉडल, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे मत लिखो, मैं शेयर कर दूंगा, इसको भी समझ लो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आप लोग को बताया था दैट वाज जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर आप कह लो वाटरमेलन मॉडल। उन्होंने बोला क्या था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जहां पे नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड लाइक दिस, एम्बेडेड, मूविंग भी नहीं, अटैच्ड है। ठीक है, ये उनका मॉडल था जे थॉमसन का। हाँ, उन्होंने ये बात सही बोली थी कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। बट उनका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। वाटरमेलन मॉडल इसलिए बोल रही है कि वाटरमेलन भी ऐसे ही होता है, स्फेरिकल, और अंदर बीज जो है उसके अटैच्ड होते हैं। इन द सेम वे प्लम पुडिंग मॉडल भी ऐसे ही होता है। ठीक है, बट लेटर ऑन जब रदरफोर्ड आए तब उन्होंने इनके मॉडल को फेल कर दिया बाय हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स एक तरह के पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, जिनको क्या किया था रदरफोर्ड ने, एक गोल्ड शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया था। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, उस गोल्ड शीट से पास होके चले गए। अगर ये एक गोल्ड का शीट है और उसके अंदर गोल्ड के एटम्स हैं, और वो एटम अगर स्फेरिकली चार्ज्ड है, पॉजिटिव स्फीयर है, तो कोई भी अल्फा पार्टिकल या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरीके से पास होके नहीं जा सकता, उसको रिपेल होके पीछे ही आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं।
बहुत सारे पार्टिकल्स ने तो कुछ पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्शन भी दिया और वेरी फ्यू पार्टिकल्स एकदम टकरा के पीछे आ गए। तो उससे रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया क्या? न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि सेंटर में जरूर एक छोटी सी बॉडी है बट वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्या क्या बात की इसके बारे में? स्मॉल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और हेवी भी है। जैसे छर्रा होता है, छर्रा समझते हैं, बॉल बियरिंग्स कैसा छोटा होता है, पर एक एक छर्रा भी अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो वो भारी टाइप का लगेगा, है बहुत छोटा सा, बट मास इज कंसंट्रेटेड, है ना। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया एंड ही डिस्कवर्ड अ न्यू मॉडल व्हिच वाज नोन एज प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड नहीं है लाइक जे थॉमसन ने जो कहा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। बट ये है कि रदरफोर्ड ने एनर्जी के बारे में कुछ बात नहीं की थी, तो उनका ड्रॉबैक ये माना गया कि चलो ठीक है, बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन आजू बाजू रिवॉल्व भी करते हैं, बट अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होते गई घूमते घूमते, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा होता तो कोई एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उन्होंने एक्चुअली एनर्जी की बात नहीं की, जो आगे जाके बोर ने की थी, कि ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स का एनर्जी फिक्स होता है, और जब इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू रिवॉल्व होता है तो वो एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है। इतनी बात अगर रदरफोर्ड ने बोल दी होती तो उनका भी ये ड्रॉबैक नहीं होता, ठीक है ना। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। पर बोर मॉडल से पहले हमने कुछ एडवांसमेंट देखे थे। अब जो अपन 11th वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, यहां तक तो 9th का ही पार्ट था ना। तो बोर मॉडल पढ़ने से पहले हमने कुछ एडवांसमेंट्स देखे थे, तब जाकर के बोर मॉडल आया था। मतलब हमने वो बीच का पार्ट भले नहीं पढ़ा 9th क्लास में, हमने सीधा बोर मॉडल पढ़ लिया, पर बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बीच में कुछ एडवांसमेंट्स हुए थे। और पहला एडवांसमेंट जो था वो क्या था? हाँ, स्पेक्ट्रम भी था, और पहला वाला था आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। मैटर का डुअल नेचर बाद में पढ़ेंगे, वो बाद में आएगा, वो बोर के बाद हुआ था, है ना। वो बोर के मॉडल के बाद आया था, तभी तो बोर का मॉडल भी फिर रिजेक्ट हुआ ना, क्योंकि कुछ एडवांसमेंट्स आ गए थे, सारे एडवांसमेंट्स नहीं आए थे। तो उन्होंने इसको यूज किया था, डुअल नेचर ऑफ लाइट को। और सेकेंड, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब कोई कोई एटम जो है वो लाइट एमिट भी करता है, वो लाइट एब्जॉर्ब भी करता है, उसके स्पेक्ट्रम बनते हैं। कैसे क्या, वो अभी अपन समझेंगे। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट के पास खुद का वेव नेचर तो है, उस वेव का एक फ्रीक्वेंसी भी है, उस वेव का एक वेवलेंथ भी है, उस वेव की एक वेलोसिटी भी है, उस वेव का एक टाइम पीरियड भी है, उस वेव का एक वेव नंबर भी है, सॉरी वेव नंबर भी है। तो वो सारी वेव की प्रॉपर्टी शो करता है। बट डुअल नेचर का मतलब है कि उस लाइट के अंदर, उस वेव के अंदर पार्टिकल भी है, यानी उसका मैटर का नेचर भी है। तो लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेव, बट इट इज अ wave with discrete packet of energy, and this discrete packet was known as quantum। यहां से आया था हमारा क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसने दिया था इसको? प्लैंक्स ने। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो इनके सब अपन क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे कि नू, लैम्डा और वी वाज रिलेटेड टू ईच अदर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनके बीच में, वो क्या होता है? v इज इक्वल्स टू नू लैम्डा। ये एक रिलेशनशिप होता है। v मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा हो गया आपका मीटर, और फ्रीक्वेंसी हो गया पर सेकेंड। मैच कर रहा है यूनिट। तो v इज इक्वल्स टू नू लैम्डा। एक हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था नू बार का, यानी कि वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं। मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूं, इसमें आप कितनी वेव बना सकते हो, वो होता है वेव नंबर। तो उसके लिए अपना एक फॉर्मूला था कि नू बार इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। इससे आ जाएगा कि पर सेंटीमीटर में या पर मीटर में कितनी वेव्स हैं। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर और इन 1 मीटर इज द वेव नंबर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहां पढ़े थे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, वेवलेंथ निकालने बोल रहा है। क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है और वेवलेंथ निकालने बोल रहा है। तो आप क्या लोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फ्रीक्वेंसी दिया है और वेवलेंथ निकालने बोला है, तो फ्रीक्वेंसी आप डिवाइड कर दोगे v से, और v क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो उसकी स्पीड क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यू बार, न्यू नहीं ना, न्यू प्रोनाउंस्ड एज न्यू बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो भी लाइट है उसकी एक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। मतलब अगर रेड लाइट आ रही है तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी उसकी एनर्जी, और वो एनर्जी को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था हमने, दैट वाज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी याद है किसी को, 6.67 या 626, हाँ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, आप यहां से यूनिट निकाल सकते हो, एनर्जी का यूनिट जूल और फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड। तो पर सेकेंड यानी कि सेकेंड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट क्या बनेगा, जूल सेकेंड, पर सेकेंड नहीं जूल सेकेंड। अरे आप इसको ऐसा करोगे ना, J इज इक्वल्स टू H अपॉन सेकेंड, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा यूनिट जूल सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, और इससे आप एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी लाइट की, आपको बस फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू लिखो, या E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा, जहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। यहीं से आए रिलेशन, ये वाला से नू क्या हो जाएगा, V बाय लैम्डा, वही तो लिखा है V बाय लैम्डा, V की जगह C लिख दिया मैंने बस। क्लियर है, तो दिस वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसी थ्योरी से हमने कुछ आंसर्स दिए थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कि जब एक मेटल सरफेस में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर के स्ट्राइक करती है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही होगी। वो एनर्जी कहां से मिली होगी, लाइट से। प्लैंक ने बोला कि उस लाइट के पास एनर्जी है और वो एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। तो आप हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट भेजोगे तो हाई एनर्जी मिलेगी मेटल सरफेस को, और उसके इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने इतनी एनर्जी दे दी है कि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो गई है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो बराबर हो गई तो आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको देनी पड़ेगी उसको हमने नाम दिया था नू नॉट। क्या नाम दिए थे, नू नॉट, जिसका नाम था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या था वो, थ्रेशोल्ड, कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी दोगे तब जाकर के मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो आपको देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा दोगे तो अच्छी बात है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और जो एनर्जी होगी ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, E इज इक्वल्स टू H नू नॉट, इसको हमने नाम दिया था वर्क फंक्शन। क्या नाम दिए थे, वर्क फंक्शन। तो एनर्जी का यूनिट जनरली जूल होता है या किलो जूल होता है। यहां हमने एक और यूनिट पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन है जूल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो आपने मान लीजिए एनर्जी दी है एच नू और रिक्वायर्ड था एच नू नॉट, एच नू नॉट। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ये भी अपन ने पढ़ा था कि मान लीजिए एनर्जी चाहिए थी 50 जूल, आपकी जो लाइट आई है उसने एनर्जी दे दी 100 जूल, तो 50 से तो निकल जाएगा और जो बचा 50 उससे भागेगा, और भागेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो एनर्जी। तो ये समझ गया ना डिफरेंस। आपने भेजा था 100 जूल एनर्जी, चाहिए रिक्वायरमेंट कितनी है मेटल की 50, तो जो बचा कुछ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv²। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। मास तो पता है आपको इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, पर वो इलेक्ट्रॉन भागेगा भी विथ दिस वेलोसिटी। समझ रहे हैं, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट, उसके कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, आप यहां पे सर्किट कंप्लीट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए इलेक्ट्रॉन निकला तो भागेगा ना, तो भागने के लिए आप जगह तो दोगे उसको, और वो इसी को तो अपन कंडक्टर बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे कंडक्टर दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया, बैटरी भी लगा दी, तो करंट फ्लो होना चालू कर जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसमें अपन क्या बात करते थे कि कोई भी बॉडी जब बर्न होती है तो पहले वो, देखो
आपने जब उसको हीट किया तो अभी उसके पास एनर्जी कम है, तो वो कम एनर्जी का लाइट एमिट करेगा, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आनी चालू होगी। तो पहले वो रेड होगा, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, उल्टा होता है ना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देख लो हमारा रिलेशनशिप क्या था, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू नू, तो नू क्या हो जाएगा v बाय लैम्डा, या लैम्डा क्या हो जाएगा v बाय नू। तो हर बार लैम्डा और नू कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है तो उसका वेवलेंथ हाईएस्ट है। तो जब भी कोई चीज गर्म होती है तो एनर्जी जब उसको मिलती है, धीरे धीरे मिल रही है ना, गर्म हो रही है तो तुरंत थोड़ा वो एकदम ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है उसका। तो आपने जब हीट करना चालू किया तो वो चीज गर्म हुई, तो पहले उससे रेड लाइट निकलती है। रेड लाइट निकल रही है इसका मतलब क्या है कि पहले लो फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आ रही है, फिर जैसे जैसे आप और हीट दे रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, तो मोर एंड मोर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होना। तो पहले वो रेड हुआ, फिर धीरे धीरे वो येलो की तरफ जाता है, ब्लू की तरफ जाता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि जब भी हम कोई चीज को बर्न करते हैं तो वो अपना कलर क्यों चेंज करते रहती है, पहले रेड होती है ना, फिर रेड के बाद ब्लू होती है, फिर येलो होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन है कि जैसे जैसे आप और एनर्जी देते जा रहे हो, मोर एंड मोर फ्रीक्वेंसीज इज बीइंग एमिटेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों हमने इसमें पढ़ा था, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का भी डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से अपन ने वेव नेचर पढ़ा था, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पार्टिकल नेचर। होगा ना डुअल नेचर, मतलब वेव नहीं है वो, वेव भी है साथ में पार्टिकल्स भी है, और उन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया था क्वांटम। लाइट के लिए स्पेशली क्या नाम देते हैं, फोटोन। फोटोन, क्वांटा तो उसका सिंगुलर प्लूरल है, तब एक को क्वांटा एक क्वांटम, वो सिंगुलर प्लूरल। पर हम जब बात कर रहे हैं इसकी लाइट के पार्टिकल्स की, तो उसको फोटोन बोलते हैं। जैसे ये लाइट जो एमिट करी ना, ये फोटॉन्स है। क्या है, फोटॉन्स। ठीक है, तो सामने पड़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल को हीट करेंगे तो वो एनर्जी एमिट करता है, वो एनर्जी की लाइट को जब आप प्रिज्म में पास कराओगे तो वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है। जैसे अगर अपन ने व्हाइट लाइट को पास कराया तो दैट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कलर्स। हमने दो टाइप के स्पेक्ट्रा पढ़े थे, एक था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक था आपका लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का क्या मतलब था कि अगर आप एक व्हाइट लाइट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और सारे कंटिन्यूअस में मिलेंगे, इसलिए नाम पड़ा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक के ऊपर एक ओवरलैप भी हो सकते हैं, बीच में कहीं गैप नहीं मिलेगा आपको। वायलेट के बाद तुरंत इंडिगो चालू हो जाएगा, तो एक ऐसा बैंड ऑफ कलर दिखेगा जो कंटिन्यूटी में रहेगा, इसलिए नाम पड़ा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या लिया हमने, व्हाइट लाइट ली हमने। पर अगर आप कोई और लाइट लो, कोई और कलर की लाइट लो, जैसे कि आपने सोडियम को जलाया था, हमने NaCl को लिया था ना, सोडियम क्लोराइड, हमने NaCl को बर्न कराया था, या आप हाइड्रोजन गैस को भी बर्न करा सकते हो। कोई भी पार्टिकल को अगर आप बर्न कराते हो ना, तो उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट होती है। जैसे कि NaCl को जब हमने बर्न करा करके उससे लाइट निकाली थी, और जब उसको प्रिज्म में डाला था, तो फोटोग्राफिक प्लेट में पूरा का पूरा प्लेट ब्लैक था, एक्सेप्ट येलो रीजन में। येलो रीजन में सिर्फ 2 येलो लाइट्स थी, येलो लाइंस थी, बाकी पूरा फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक कलर का था। इसको बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रा। वो भी किस टाइप का स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एमिट कर रहा है ना, NaCl जला तो उसने लाइट एमिट करी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। जिसमें आपको पूरे फोटोग्राफिक प्लेट में येलो की सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी दिख रही है। येलो में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है ना, येलो का सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है येलो में। ठीक है, अब यही यही NaCl को अगर आपने व्हाइट लाइट से पास कराया, ये व्हाइट लाइट है, ये NaCl है, व्हाइट लाइट को पास करा दिया वहां से, और जब वो लाइट आई बाहर, उसको आपने प्रिज्म में पास कराया, फिर ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हुआ, और जब फोटोग्राफिक प्लेट में लिए आपने, और जैसे उसको घुमा के देखा आपने प्लेट को, तो आपने क्या ढूंढा, क्या क्या पाया उसमें, आपने पाया कि वायलेट पूरा है, इंडिगो पूरा है, ब्लू पूरा है, इंडिगो ब्लू, ग्रीन पूरा है, ऑरेंज पूरा है, और रेड पूरा है। येलो में ना 2 जगह बस क्या है, ब्लैक लाइन, बाकी पूरा येलो भी है। वो 2 वही ब्लैक लाइन है जो उसने एमिट की थी, उसने वो एब्सॉर्ब भी कर ली। वही NaCl था जिसने वो 2 लाइंस एमिट करी थी, और वही NaCl है जिसने वो 2 लाइंस एब्सॉर्ब कर ली। तो इसको कहेंगे एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। समझ रहे ना,
ऐसे ही ना हर एटम अपना अपना एमिशन स्पेक्ट्रा देता है। आप हाइड्रोजन को जलाओ या हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस या लाइट प्रोड्यूस करो, उसको डिस्चार्ज ट्यूब में डाले थे ना अपन, तो कैथोड रे का एक कलर आया था। तो उस कलर को जब आप ऐसे प्रिज्म में डालोगे तो आपको ऐसा स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस मिलेंगी, एक स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसी को अपन नाम दिए हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। तो बोर ने एक्चुअली सिर्फ हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा की स्टडी की थी, और उनके साथ और भी कुछ साइंटिस्ट थे जैसे लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड टीफर्ड, इन्होंने भी स्टडी करी थी। तो बोर ने क्या बोला था कि बीच में न्यूक्लियस होता है, सुन रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है। उन ऑर्बिट्स को नाम भी दिया था ना उन्होंने, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है या यहां पे है, अपने ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट, जहां वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के जंप करके कहां जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आता है तो वो एक एनर्जी एमिट करते हुए वापस आता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्राउंड स्टेट है n इज इक्वल्स टू 1, और अलग अलग ऑर्बिट्स हैं जिनका एनर्जी है ज्यादा उससे। सबसे एनर्जी कम किसका होता है, जो सबसे पास है न्यूक्लियस के, यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 के। फिर L का एनर्जी उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे ही सेकंड वाले का एनर्जी और ज्यादा होगा, थर्ड वाले का एनर्जी और ज्यादा होगा, फोर्थ का एनर्जी और ज्यादा, ऐसे करके 5 का एनर्जी भी ज्यादा, 6 का एनर्जी भी ज्यादा, और 7 का एनर्जी भी ज्यादा। समझ रहे हैं क्या? अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, एक ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए, तो वहां पे उसकी लाइफ कम होती है, वहां पे लाइफ उसकी क्या होगी, कम होगी। तो वापस जब इधर आएगा ना, तो एक लाइट एमिट करते हुए वो वापस आता है, और वो लाइट की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, इनके एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए यहां पर उसको रहने के लिए 20 जूल चाहिए और यहां पे रहने के लिए उसको 30 जूल चाहिए एग्जांपल, तो जब वो वापस आएगा तो 10 जूल के अकॉर्डिंग एक लाइट एमिट होते हुए आएगी, जिसका फॉर्मूला वही है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपके पास एनर्जी है, एच कांस्टेंट है, तो नू निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी कौन सी लाइट एमिट हो रही है। तो ऐसा 5 साइंटिस्ट लोगों ने ना अलग अलग लेवल से, अलग अलग लेवल पर इलेक्ट्रॉन को लेकर आकर अलग अलग लाइंस बनाई थी। जैसे स्टार्टिंग किया था लाइमन ने, तो लाइमन ने बोला था कि मैं N1 को 1 लेता हूं और N2 जो होगा वो 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन होगा। यानी कि जितनी भी लाइंस आ रही हैं कहां से, 2 से 1 आने में, 3 से 1 आने में, 4 से 1 आने में, 5 से 1 आने में, 6 से 1 आने में और 7 से 1 आने में, वो सब किस सीरीज में आ जाएंगी, लाइमन सीरीज में। समझ रहे हैं? ऐसे ही बाल्मर में N1 की वैल्यू 2 रखी और N2 की वैल्यू 3, 4 एंड सो ऑन। फिर पाशन ने, ये बाल्मर हो गए, फिर है थर्ड पाशन, उसने N1 की वैल्यू 3 रखी। फिर आ गए ब्रैकेट, N1 की वैल्यू 4 और पी फंड N1 की वैल्यू 5 और N2 की वैल्यू उसके बाद वाली चालू हो जाती है 4, 5, 6 एंड सो ऑन। N2 की वैल्यू 5, 6, 7 एंड सो ऑन, एंड N2 की वैल्यू 6, 7 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं? तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग टाइप की लाइंस डिस्कवर करी इन एन एलिमेंट, बट सबकी स्टडी हाइड्रोजन तक ही सीमित थी, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन था। आप जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये लाइंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, हर इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर स्टेट में जाके वापस आ रहा है, तो ऐसा करने पर वो लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा। तो जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो क्या उसको एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहे हैं और एनर्जी एमिट कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी था वेवलेंथ निकालने का, है ना, क्या फॉर्मूला था, रेडबर्ग फॉर्मूला अपन ने देखा था ना, रेडबर्ग फॉर्मूला लिखा है कॉपी में, नू बार निकालने का एक फॉर्मूला था, क्या था देखो, आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको किसी भी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन किसी और स्टेट में आता है, जैसे कि मान लो 5 से 2 पे आ रहा है, कहां से आ रहा है, 5 से 2 पे, तो आप यहां रख दो 1/2 स्क्वायर, यहां रख दो 1/5 स्क्वायर। ठीक है, और आर का वैल्यू पुट कर दो, क्या था आर का वैल्यू, 109677। देखो तो यही था क्या, ठीक है, चेक करो क्या, आर रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या, हाँ वो अपन बोर के जब वो पढ़ेंगे ना तब मैं आऊंगा उसमें।
देखो तो क्या यही वैल्यू थी 109677, ठीक है। इससे आपको एक पर्टिकुलर जो लाइट एमिट होने वाली है ना, जब इलेक्ट्रॉन उस लेवल से किसी दूसरे लेवल पे आएगा तो आपको उसका वेव नंबर पता चल जाएगा, और वेव नंबर पता चल जाएगा तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो 1/ν करके, और अगर वेवलेंथ निकल जाएगा तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c/λ। तो ऐसे हम किसी की भी फ्रीक्वेंसी लाइट की पता कर सकते हैं कि अगर वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करके आ रही है तो उसकी वेव नंबर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सुन रहे हैं? इन्होंने जब अपनी स्टडी करी थी ना, तो लाइमन का जो सीरीज था उसका रेंज क्या था, लाइमन का अल्ट्रावायलेट रीजन, पाल्मर का था विजिबल रीजन, और बाकी सबका था आईआर रीजन, इंफ्रारेड रीजन, है ना। तो ये उनकी स्टडी के हिसाब से था, बट ये सब स्टडी किसके अराउंड कन्फाइंड थी, हाइड्रोजन के लिए बस। आगे वाले एटम्स के लिए ये स्टडी फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने अभी एक कंसिडर नहीं किया था ना, मैटर का डुअल कंसेप्ट, ठीक है। तो बोर ने कुछ फॉर्मूले भी दिए थे, बोर का एनर्जी का फॉर्मूला था, जैसे ये मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, बोर के जो और भी पॉइंट्स थे। एक तो हमने पढ़ लिया कि पॉइंट क्या था, एक कि KLMN अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वापस आता है तो एनर्जी एमिट करते हुए वापस आता है, ठीक है। बट उसके अलावा बोर ने कुछ फॉर्मूले दिए थे। क्या क्या फॉर्मूले दिए थे? बोर का रेडियस यानी कि ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो आप, फिर ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो आप, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, है ना, और एक था एंगुलर मोमेंटम। 4 फॉर्मूले हमने लिखे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक बार फिर से देखना। एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला था, En इज इक्वल्स टू -1312 z² अपॉन n²। देखो इस टाइप का फॉर्मूला था, जिसका यूनिट था किलो जूल पर मोल। एक फॉर्मूला ये था किलो जूल के टर्म में। एक और फॉर्मूला हमने लिखा था जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में था, और वो था आपका -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये भी एक फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था जूल के टर्म्स में -21.8 इंटू Z का मतलब क्या था, एटॉमिक नंबर। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए थी। हाइड्रोजन लाइक एटम का मीनिंग क्या होता है, ऐसे एटम या ऐसी स्पीशीज जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, पर अगर मैं हीलियम आयन ले लूं तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2। तो हम यहाँ पे 2 को स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मैं हीलियम के लिए निकालूंगा तो हम Z की जगह 2 रखेंगे। हीलियम आयन के लिए, हीलियम के लिए नहीं, हीलियम आयन के लिए। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि हीलियम आयन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जितने के पास एक इलेक्ट्रॉन है हम उसका स्टडी बोर के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही रेडियाई का एक फॉर्मूला था, Rn इज इक्वल्स टू A0n² अपॉन Z। A0n² अपॉन Z, जहां पे A0 का मतलब क्या था, पहले ऑर्बिट का रेडियस विच इज 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। और एक फॉर्मूला था वेलोसिटी का, Vn इज इक्वल्स टू V0Z/n, जहां पे V0 है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। बाकी सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो आप यहाँ पे n का वैल्यू चेंज करते चलो, तो वो वैल्यू थी आपकी 2.188 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर आपको सेकंड के लिए निकालनी है तो आप n की जगह 2 रखो और V0 की जगह ये रखो, तो सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सुन रहे हैं? तो ये उनके सारे फॉर्मूले थे। एक ये फॉर्मूला भी था एंगुलर मोमेंटम का, जिसका फॉर्मूला था mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो ऐसे 4 फॉर्मूले हो गए, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी। पर ये सब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही था। बड़े एटम के लिए बोर का मॉडल भी फेल हो गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे बोर के हमने ड्रॉबैक्स लिखे थे कि वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब एटम का ही शेप अगर नहीं बता पा रहे तो मॉलिक्यूल का शेप कैसे बताएंगे, है ना। फिर कुछ और हमने लिखा था कि जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट नहीं बता पा रहे थे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए
लाइन स्पेक्ट्रा समझाना मुश्किल हो रहा था। क्यों? जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी सारी लाइंस बना दी आपने, तो सोचिए जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे तो कितनी लाइंस बनेगी स्पेक्ट्रा वाली। हमने तो जब हाइड्रोजन का बनाया ना तो कितनी सारी लाइंस बनी, हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी लाइंस बना दी। तो आप सोचिए कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये बहुत सारी लाइंस एमिट करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या थे उनके ड्रॉबैक्स। ऑल्सो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमारा अगला टॉपिक है कि अब आपका मैटर का भी डुअल नेचर आ गया था। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? सिर्फ लाइट का डुअल नेचर, मतलब बोर को भी सिर्फ लाइट के डुअल नेचर के बारे में पता था। मैटर का भी डुअल नेचर होता है, ये तो बोर को भी नहीं पता था, है ना। वो बोर के स्ट्रक्चर के बाद आया, तभी तो बोर का स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो यहाँ पे हम दो और एडवांसमेंट पढ़ने वाले हैं। एक आपका पढ़ेंगे अपन डी ब्रॉगली वेव, जो कि क्या डिफाइन करता है? डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब हम ये तो जानते हैं कि मैटर के पास पार्टिकल होता है, जैसे पेन पार्टिकल्स का ही बना हुआ है, बट इस पेन की एक वेव भी होती है। तो दैट इज द डुअल नेचर, मतलब मैटर का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, बट साथ में मैटर का वेव नेचर भी होता है। और वो वेव का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अगर कोई पार्टिकल का मास m है, दैट पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो हम उस पार्टिकल का या उस मैटर का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये पेन का मास अगर 50 ग्राम है और ये पेन की वेलोसिटी आपको पता है, तो आप यहां वैल्यूज पुट करो, आपको इस पेन का जो वेव बन रहा है ना उसकी वेवलेंथ पता चल जाएगी। समझ में आया क्या? पर वही एक बात वापस आई पिक्चर में कि क्या ये वेव हर टाइप के पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंट है क्या? तो द आंसर वाज नो। जितने भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स हो, जैसे ये पेन हो गया, तार हो गई, बॉटल हो गया, है ना, कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं नेकेड आई से, उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक, बड़े ऑब्जेक्ट्स। और जो देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ रहा है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेव इंपॉर्टेंट है, इस पेन की वेव इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है। जब आप इस पेन का मास और इस पेन की वेलोसिटी यहां पुट करोगे ना, वो वेवलेंथ बहुत ही कम आने वाली है, बहुत ही कम आने वाली है, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, हम इग्नोर कर सकते हैं। पर वही जब हम इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पुट करेंगे, तब जो उसकी वेवलेंथ आएगी ना, दैट इज सिग्निफिकेंट, वो इग्नोरेबल नहीं होती। समझ रहे हैं क्या? तभी तो मैंने उस समय पढ़ाते समय भी कहा था ना कि अगर कार की वेवलेंथ भी बड़ी होती तो हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल में वेवलेंथ भी पढ़ रहे होते। पर हम नहीं पढ़ते, हम कार की वेलोसिटी पढ़ते हैं, इनिशियल फाइनल, है ना, टाइम पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, खत्म। नहीं, हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन में कहीं होता है क्या वेवलेंथ? नहीं होता, क्योंकि उस कार की वेवलेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। समझ में आ रही बात? तो ये आपका डी ब्रॉगली वेव था। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है। सुन रहे हैं क्या? अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉन को प्लेन में ही घुमा रहे थे, पर अब उसकी वेव है तो फिर प्लेन में कैसे घूमेगा? वो तो स्पेस में रहेगा। तो यहां से हम 3D स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। जब तक हम बोर की बात कर रहे थे तो बोर मॉडल वाज टॉकिंग अबाउट प्लेनार स्ट्रक्चर ओनली, कि एक प्लेन है। तभी तो अपन लिखे ना कि डी ब्रॉगली बोर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम। कैसे बता पाते जब उनको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है? वो तो सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा घूमता है, पर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? वेवी नेचर टाइप का होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव होती है, और वो वेव कैसी होती है? स्पेस में। तो स्पेस में आ गया मतलब 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट हमको पढ़ना है यहाँ पे, वो क्या है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम ऑर्बिट का कंसेप्ट भी खत्म कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी का, अगेन मैक्रोस्कोपिक बॉडी का के लिए ये नेग्लिजिबल है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए अगर आप उसकी क्या पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक ही समय पे नापने की कोशिश करते हो, तो अगर आप एक को एक्यूरेटली नापोगे तो दूसरी में कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी आएगी, या अगर दूसरी को एक्यूरेटली नापोगे तो पहले के मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी आएगी। और ये इनएक्यूरेसी को अपन डिनोट करते हैं डेल एक्स फॉर इनएक्यूरेसी फॉर पोजीशन, एंड डेल वी इज द इनएक्यूरेसी फॉर वेलोसिटी। समझ रहे हैं? और इसका जो इक्वल, मतलब इन दोनों का जो इनएक्यूरेसी का मल्टीप्लीकेशन होता है, वो h अपॉन
4 पाई के बराबर होता है। एक्चुअली वेलोसिटी ना लेके अपन क्या लेते हैं, मोमेंटम। क्या लेते हैं, मोमेंटम। बाद में हम मोमेंटम में से मास को अलग कर देते हैं। क्यों अलग कर देते हैं, क्योंकि मास थोड़ा चेंज हो जाएगा घूमेगा तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो अपन ने क्या कर दिया, m इंटू वी करके v रखा और मास को भेज दिया नीचे, मास को भेज दिया नीचे। तो ये हमारा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। यही है ना, देखो del x इंटू del v इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, पर अगर वैल्यू निकालनी तो इक्वल टू लेना पड़ेगा। सुन रहे हैं? तो अगर इसकी इनएक्यूरेसी या इसको एक्यूरेटली नाप रहे हो तो इसमें इनएक्यूरेसी बढ़ जाएगी, या इसको एक्यूरेटली नाप रहे हो तो इसकी इनएक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पर यही जब हम एक कार के लिए बात करते हैं तो कार का एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो उसमें ये इनएक्यूरेसी बहुत ही कम आती है। अगर आपको लग रहा है कि कार की वेलोसिटी में 10 टू द पावर -34 मीटर पर सेकेंड का इनएक्यूरेसी है, तो आप इसको कंसिडर करोगे क्या? आपने वेलोसिटी निकाली है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर बोल रहे हैं कि ये 50 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होती 50.00000000000000001 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो 50 लेंगे हम। तो इतनी इनएक्यूरेसी हम इग्नोर कर देते हैं फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। पर इलेक्ट्रॉन जब एक वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें जो इनएक्यूरेसी आ रही है ना वो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं क्या? उसकी पोजीशन में, उसके मोमेंटम में जो इनएक्यूरेसी आ रही है वो बहुत ज्यादा है, विच इज नॉट इग्नोर्ड। एम आई क्लियर? तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो कहां कहां जा रही है, इसलिए उसका पाथ बना सकते हो। पर इलेक्ट्रॉन का जब आप प्रॉपरली पोजीशन और वेलोसिटी निकाल ही नहीं पा रहे हो तो उसका पाथ कैसे बनाओगे? आप कैसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में ही घूमता है ना? तो यहां से ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया। ऑर्बिट का कंसेप्ट मतलब खत्म नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते हैं, ये कंसेप्ट खत्म हो गया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। दैट इज रॉन्ग। जब आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाल नहीं पा रहे हो ठीक से, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूम रहा है? तो यहां से कंसेप्ट आया कि जब आप एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे हो तो अनुमान लगाते हैं। तो यहां से कंसेप्ट आया प्रोबेबिलिटी का। किसका? कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में एक स्पेस में पाया जा सकता है जहां पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और उस स्पेस को हमने क्या नाम दिया था? ऑर्बिटल। जैसे हाइड्रोजन का एक लौता इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक लौता इलेक्ट्रॉन कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, यहां 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 यहां, ऐसे करके वो क्या बना रहा है? एक छोटा सा स्फीयर। पर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ही, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइम पे पोजीशन है। एक्सरे स्टडी से पता चला कि वही इलेक्ट्रॉन कभी यहां था, कभी यहां था। जब सारी पिक्चर को एक साथ जोड़ा गया तो कुछ ऐसा दिखा कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक स्फेरिकल फॉर्म में घूम रहा है, यानी कि उस स्फीयर में वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है। नॉट श्योर कहां पे, बट उस स्फीयर के अंदर जरूर पाया जाएगा। और उस स्फीयर को नाम दे दिया गया हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया गया? हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। सुन रहे क्या? ऐसे और भी, जब एच के पास तो चलो एक ही ऑर्बिट था तो उसके अंदर यही वाला ऑर्बिटल था, पर जब बड़े बड़े एटम की सेम स्टडी की गई तो अलग अलग शेप के ऑर्बिटल पाए गए। तो उसमें एक शेप आपका डंबल शेप भी था, जिसको अपन ने पी नाम दे दिया था ऑर्बिटल को। तो पी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक्चुअली शेल्स और सबशेल्स का कंसेप्ट आया। तो यहां पे अपन अगला थ्योरी पढ़ने वाले, दैट वाज क्वांटम, सॉरी क्या थ्योरी का नाम है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या है लास्ट मॉडल हमारा? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। यहीं से तो आया ना क्वांटम नंबर। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने प्रॉपर डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कंसिडर किया और प्रॉपर एक वेव फंक्शन भी दिया था ना, साइन। इलेक्ट्रॉन का एक वेव फंक्शन होता साइन। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे एक्स वाई जेड से, बिकॉज स्पेस में है इलेक्ट्रॉन। तो आप अलग अलग जगह पोजीशन निकालोगे इलेक्ट्रॉन्स की, है ना? और उन्होंने हेजनबर्ग्स को भी कंसिडर करके ऑर्बिटल का कंसेप्ट लाया। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 4 नंबर्स होते हैं, उनका नाम क्या दिया उन्होंने? क्वांटम नंबर। कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, इन 4 नंबर से हम बता सकते हैं। ठीक है, और ये 4 क्वांटम नंबर क्या क्या थे? पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा था l एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा था m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा था s स्पिन क्वांटम नंबर। जहां पे n बताता है ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है, l बताता है कौन सा सब ऑर्बिट या सब शेल, सब ऑर्बिट या फिर सब शेल, m बताता है कौन सा ऑर्बिटल है
और s बताता है उसका स्पिन कि वो कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा होता है कि अगर n का वैल्यू 1 है यानी कि k शेल, n का वैल्यू 1 है यानी कि k शेल, तो उसके पास कितने सब शेल होते हैं? सिर्फ एक, सिर्फ एक, क्योंकि l का वैल्यू डिपेंड करता है n पे, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0, मतलब l का वैल्यू सिर्फ 0 ही होगा। k के लिए जिसमें n का वैल्यू 1 होता है तो l का वैल्यू सिर्फ 0 ही होगा, और 0 का मतलब होता है s। 0 का मतलब क्या होता है? s। अब m की वैल्यू बात करते हैं, तो m की वैल्यू रेंज करती है माइनस l टू l, तो l का वैल्यू तो सिर्फ 0 ही है, तो ये भी सिर्फ 0 ही होगा। तो यानी कि एक ही ऑर्बिटल है, ओनली वन ऑर्बिटल जिसका नंबर है 0। और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर जिसके दो वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंड माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन्स। ये तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो गई। जब मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूंगा n इज इक्वल टू 2, तो इसके पास l की दो वैल्यूज होती है 0 एंड 1, यानी कि s और p, यानी कि आपका पास 2s भी होता है और 2p भी होता है, ठीक है। और m का वैल्यू क्या हो जाएगा? l के लिए 0, मतलब 0 के लिए सिर्फ 0, और 1 के लिए -1, 0 एंड 1। तो p के पास 3 ऑर्बिटल, s के पास एक ऑर्बिटल। p के पास 3 ऑर्बिटल, -1, 0 और 1 नाम की, s के पास एक ऑर्बिटल 0 नाम का, ठीक है। और बाकी स्पिन क्वांटम नंबर तो वैसे ही होगा, -12 एंड +12। और जब मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा, थर्ड ऑर्बिट यानी कि KLM, तो इसके पास 3 सबशेल होते हैं, L इज इक्वल्स टू 0, L इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 2। 0 वाले का क्या नाम है? S, 1 वाले का क्या नाम है? P, और 2 वाले का नाम है D। S के लिए L इज इक्वल्स टू 0 के लिए M का सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, यानी कि ओनली एक ऑर्बिटल। L की वैल्यू 1 के लिए M की 3 वैल्यू होती है, -1, 0 एंड 1, -L टू L, तो 3 ऑर्बिटल्स। और L इज इक्वल्स टू 2 के लिए M की 5 वैल्यू होती है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो 5 ऑर्बिटल्स। और ऐसे ही हम अगर n इज इक्वल्स टू 4 की बात करेंगे, तो L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 3। 0 करस्पॉन्ड्स टू S, 1 करस्पॉन्ड्स टू P, 2 करस्पॉन्ड्स टू D एंड 3 करस्पॉन्ड्स टू F। तो S के पास एक ही ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल्स, D के पास 5 ऑर्बिटल्स, और F के पास 7, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो ऐसे करके कितने सारे ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास। 1 के पास क्या होता है? सिर्फ S, 2 के पास S और P, 3 के पास S, P, D, 4 के पास S, P, D, F, 5 के पास S, P, D, F, G भी होता है पर उसका काम नहीं आता, अभी तक यूज नहीं आया। 6S, 6P, 6D, F भी होता है पर यूज नहीं आया। 7S, 7P, बस 7D भी था बट यूज नहीं आया। इतने सारे ऑर्बिटल होते हैं एटम में, अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर्स में ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां भराएंगे, कैसे भराएंगे, उसके लिए अपन ने 3 रूल पढ़े थे, है ना। पहला था ऑफ बॉब प्रिंसिपल, जो एनर्जी के बारे में बात कर रहा था कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले भराएगा, फिर हायर एनर्जी वाले भराएंगे। तो ये उनका एक सीक्वेंस था कि पहले 1s भराएगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। इस ऑर्डर में ऑफ प्रिंसिपल ने ऑर्बिटल्स को सजाया था कि ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? दूसरा रूल था हमारा पॉली एक्सक्लूजन, जो ये बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के, सुनना ध्यान से, थर्ड ऑर्बिट के
p सब ऑर्बिट में उसके पहले ऑर्बिटल में है -1 नाम के। सुन रहे हैं क्या? यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन का पहला क्वांटम नंबर 3 है, दूसरा क्वांटम नंबर 1 है और तीसरा क्वांटम नंबर -1 है। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? तो इन दोनों का ये क्वांटम नंबर सेम है तीनों का, n, l और m। क्यों सेम है? क्योंकि तीनों तो दोनों इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, दोनों इलेक्ट्रॉन थर्ड के p में है, फॉलो कर रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर भी हैं। तो तीन क्वांटम नंबर दोनों के सेम नहीं हो जाएंगे? तो चौथा उनको डिफरेंशिएट करेगा, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन +½ हो जाएगी और दूसरे वाले के लिए -½ बाकी तीन क्वांटम नंबर्स दोनों के सेम है, पर ओवरऑल चारों नंबर तो अलग हो गए ना, मतलब सेट अलग हो गया। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता, या उसको अलग तरीके से क्या बोलेंगे अपन, कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन। ठीक है। और थर्ड रूल हमने पढ़ा था हुन्स रूल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑर्बिटल्स, कोई सब ऑर्बिट है जिनके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, जैसे कि p के पास 3 है, d के पास 5 है, f के पास 7 है, तो इन सबको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे कि इनकी एनर्जी सेम है ना, तो इनको कहेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी सेम है, डीजनरेट ऑर्बिटल। अब s के पास तो एक ही है ना, तो एक में क्या कंपैरिजन करेंगे एनर्जी का? यहां हम कंपैरिजन करेंगे कि तीनों की एनर्जी सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी ना, तो अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप सबको सिंगल सिंगल भरोगे पहले। क्यों सिंगल सिंगल भरोगे? क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, तो आप किसी एक को पहले डबल नहीं भर सकते। आप डबलिंग तब करोगे जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, पांचवा आएगा और छठवा आएगा। यहां भी आप पहले 5 को सिंगल भरोगे, फिर छठवें इलेक्ट्रॉन से आप पेयरिंग करना चालू करोगे। ये था हुन्स रूल। सुन रहे हैं क्या? कि हम पेयरिंग कब करेंगे? जब सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। ये था हुन्स रूल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अपन ने ऑफबॉक के लिए एक रूल और देखा था ना, n+l रूल, याद है क्या? एनर्जी निकालने के लिए, जिसका n+l वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। पर अगर दो ऑर्बिटल का n+l सेम आया तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। मैं क्लियर? तो ये हमारे तीन प्रिंसिपल को यूज करके हमने कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा था? 1s2 2s2 2p4। इसको ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे लिखोगे? 1s बना देना, एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में जो p है आपका उसमें सिंगल 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 और फिर पेयरिंग। हो गए 4। तो ऐसा अपन ने ऑक्सीजन के लिए लिख दिया। तो हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्या थे? एक्सेप्शन, क्रोमियम एंड कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। फिर 4s1 3d5, ना कि 4s2 3d4। ये गलत है ना। हालांकि होना तो ऐसे ही चाहिए था, है ना, बट एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आपके पास जब ऐसा ऑप्शन होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाइड होते, देखो ये मैंने ये वाला बनाया है, गलत वाला। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला जाए तो ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, विच इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन दिस। इसलिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है 4s1 3d5। अच्छा, लिखते कैसे अपन? पहले 3d5 को पहले लिखते हैं, 4s1 को बाद में। भराया पहले 4s है, बाद में 3d, पर लिखते पहले 3 है और बाद में 4। सुन रहे क्या? ऐसी कॉपर का भी होता है 29। इसको भी याद रखेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 3d10 4s1 ऐसी होगा ना। देखो एक बार, होना चाहिए था 4s2 3d9। क्या होना चाहिए था? वही 3d9 4s2। क्या होना चाहिए था? 3d9 4s2। बट हुआ क्या? एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में चला गया, ताकि सारे के सारे क्या हो सके? फुल्ली फिल्ड।
ऑल द ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, इसलिए हमको ये ज्यादा स्टेबल कंफिग्रेशन लगता है, इसलिए ये कंफिग्रेशन करेक्ट है, ना कि 3D9 4s2। सुन रहे हैं क्या? 3D9 4s2 गलत है, 3D10 4s1 सही है। Am I clear? ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। इसमें बस वो ऑर्बिटल का शेप मैंने बताया था। एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप डंबल, उसमें भी ये आपका हो गया पी जेड, पी एक्स और पी वाई। पी जेड वाला हॉरिजॉन्टल वाला पी जेड मानते हैं अपन इसको, पी एक्स और ये पी वाई। और डी के 5 होते हैं, उनके नाम थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये तीनों बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, तो ये लोग खींच दो एक्सिस, एक्स और वाई, बना दो लोब्स ऐसे, क्लोवर लीफ शेप। कैसा होता है? क्लोवर लीफ के जैसा शेप होता है इसका ऑर्बिटल का, और वो भी कैसे होता है? एक्सिस के बीच में। तो ये एक्स वाई की जगह अगर मैं वाई जेड कर दूं तो ये वाला हो जाएगा, और अगर मैं जेड एक्स कर दूं तो ये वाला हो जाएगा। समझ गए क्या? तीनों, दो बार नहीं बना रहा हूं और, है ना? और ये दोनों कैसे होते हैं? एक्स वाई वाला, ये अगर एक्स है ये वाई है, तो ये एक्सिस के ऊपर ही है। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये एक्सिस के बीच में है लोब्स, और यहाँ पे लोब्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जेड स्क्वायर वाला क्या होता है? ये रहा आपका जेड एक्सिस, दिस इज डंबल, और यहाँ पे एक एंगुलर रिंग होती है उसके बीच में, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्बिटल्स के शेप हो गए। ये डी हो गया, इसके पीछे पी और एस। एफ का शेप हमें नहीं पढ़ना है, ना उनके नाम पढ़ने हैं, सिर्फ एसपीडी का ही पढ़ना है। ठीक है, तो इतना चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको कि जितने भी हमने फॉर्मूले देखे हैं, वो डी ब्रॉगली का, हेजनबर्ग का, इससे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना? कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना? कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर और क्रोमियम तो भूल के भी मत छोड़ना, है ना, क्योंकि एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हैं? ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग भी रिवीजन चाहिए क्या? अभी तो पढ़े केमिकल बॉन्डिंग, अगला पीरियोडिक ही करूंगा, वो तो श्योर है।